हेलो झारखंड, एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2023 और 1 अक्टूबर 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से उसको डिटेल में कवर करने वाला हूं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग या तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कर लीजिए या फिर स्टैटिक पोर्शन कर लीजिए, उसके हिसाब से भी ये लेक्चर काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। ये पर्सन को आप लोग देखिए, इनका नाम है अशोक भगत। तो नाम तो आप लोग सुने होंगे अगर झारखंड जी की थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो बाई फेस भी आज इनको देख लीजिए, यही अशोक भगत। और इनको झारखंड में पद्मश्री भी दिया जा चुका है, एक सोशल एक्टिविस्ट है और इनका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो डिटेल में आज इस सब चीज को डिस्कस करने वाला हूं। ये लेक्चर में देखिए बहुत सारा आपको करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, जो कि जेएसएससी के सभी एग्जाम्स और जेपीएससी के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। पीडीएफ रख लीजिएगा, आपको रिवीजन में काम आएगा, जो कि मिलेगा टेलीग्राम पर और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। बाकी आज टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं, तो टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। क्या शेयर करूंगा आज क्लास में बात कर लेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिए और कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। आपको तो ऐसे याद रखने में आसानी होगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो भाई काम ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग का कोई सजेशन होगा तो भी आप लोग जरूर बताइएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स गियर अप। क्लास को शुरू करूंगा एक इंपॉर्टेंट डे के साथ। तो आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कोई भी डे अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका मेन पर्पस होता है कि या तो कोई चीज को प्रमोट करना है या तो फिर किसी चीज के बारे में लोगों को अवेयर कराना है। तो ये जो है लोगों को जो है अवेयर कराने के लिए मतलब सेलिब्रेट किया जाता है कि लोग जो है ओल्डर एज में क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करते हैं। नॉर्मल जिस तरह से हम लोग का लाइफ होता है, ओल्ड एज में जो है ओल्डर एज में इस तरह का लाइफ उन लोग का नहीं होता है। बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस उन लोग को करना पड़ता है। तो मेन पर्पस यही है कि ठीक है उन लोग क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस करता है उसे लोगों को अवेयर किया जाए और उन लोग का हेल्दी और एक डिग्निफाइड लाइफ जो है दिया जा सके। आजकल होता क्या है, आजकल होता ये है कि देखिएगा तो बहुत सारा लोग हैं कि शादी जब होगा तो माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरह का कहानी हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो जब भी मैं इस तरह का चीज़ सुनता हूँ तो मुझे एक डायलॉग हमेशा से याद आता है कि एक माँ बाप मिलकर जो है 100 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 100 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। पारी बनाया जाता है कि तुम 10 दिन रखना, तुम 10 दिन रखना, तुम 2 महीने रखो, मैं 6 महीने रखूंगा। तो इस तरह का कहानी चलता रहता है। तो आप लोग कम से कम ये सुनिश्चित कीजिएगा कि इस तरह का हरकत आप लोग के घर में नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली वे आपके माता पिता हैं, तो उन लोग को देखभाल करना आपका पर्पस होता है। और मेरा तो मानना है, जैसे देखिए जिस तरह से बच्चे होते हैं ओल्ड एज पीपल में देखिएगा ना, तो उसी तरह से हो जाते हैं। तो जिस तरह से माँ बाप बच्चों को पालते हैं, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अगर उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका जो है अब जिम्मेदारी आ जाता है कि उनका जो है लाइफ को केयर किया जाए, देखा जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये तो डे हो गया 1990 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम ये चीज है। देखिएगा तो लोग जो है अपने माता पिता को कोविड-19 के टाइम में घर से जो है बाहर जो है सड़कों पर भी छोड़ दिए थे। और आजकल आपका आसपास देख लीजिए कि जो है बुजुर्ग लोगों का क्या सिचुएशन है, आप लोग आसपास देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा। तो इस तरह से चीज आप लोग के लाइफ में नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं तो फिर आप लोग कहावत सुने है ना, माटी के कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोय, ठीक है। तो आप भी बुढ़ा होंगे एक दिन, ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कॉफी डे। 1 अक्टूबर को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, कॉफी से रिलेटेड 1995 से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर टॉप 5 प्रोड्यूसर पूछेगा कॉफी का वर्ल्ड में, तो सबसे टॉप पे आता है ब्राजील, ये तो भूलिएगा नहीं, बाकी भूल सकते हैं। वियतनाम है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है और इथियोपिया है, ये है। अगर इंडिया में पूछेगा कि सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोड्यूसर कौन है, तो कर्नाटका को याद रखिएगा। कर्नाटका सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो ये सब डेटा आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कॉफी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है तैयार कर लीजिएगा। कॉफी के लिए जो आइडियल क्लाइमेट है वो जो है अभी इंटरनेशनल कॉफी एक हुआ था, कुछ सम्मेलन हुआ था, वो इंडिया में ही हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी डिस्कस कर दूंगा। तो कॉफी के बारे में याद देखिए कि ये जो है सीड से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। चाय जो होता है लीफ यानी कि पत्ती से प्राप्त किया जाता है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा कि कॉफी के लिए आइडियल कंडीशन क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर कितना चाहिए होता है और रेन कितना चाहिए होता है, किस तरह का मिट्टी में जो है ये उगता है, बीज से इसका ना ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रांची के झीरी में सीएनजी प्लांट का निर्माण रांची नगर निगम और किसके सहयोग से किया गया है? भेल, गेल, टिस्को या फिर सेल? सही आंसर इसका गेल होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सीएनजी प्लांट है। तो सीएनजी से आपको पता होना चाहिए कि सीएनजी का जो मेन कंपोनेंट है मीथेन होता है, CH4 होता है, जिसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। सीएनजी बोल लीजिए या फिर जो है आप लोग जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट है मीथेन ही होता है। तो गेल के सहयोग से इस प्लांट का निर्माण रांची के झीरी में किया जा रहा है। आइए कुछ बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कचरा से जो है से उत्पादन किया जाएगा सीएनजी। ऐसा कि कैसे हो सकता है कचरा से? तो आपको पता होगा जब नगर पालिका से जो है से डिब्बा रखा जाता है तो दो तरह का डिब्बा जो है से आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएगा, एक ब्लू कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है। तो ब्लू डिब्बा में जो है से आपको सूखा कचरा यानी कि ड्राई जो है से डालने के लिए बोला जाता है कि सूखा कचरा आपको अलग डालना है, और ग्रीन डिब्बा में जो है से आपको जो है से गीला कचरा डालना है, ठीक ना। और गीला कचरा में क्या होता है, सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं, तो उस वे जो है क्या होता है अल्टीमेटली जाकर जब सड़ता है तो कंपोस्ट बनता है और मीथेन गैस जनरेट होता है। और मीथेन गैस जैसे नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। तो आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था कि जो नेचुरल गैस है या फिर मीथेन है वो जब जलता है CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो CO2 प्लस जो है से H2O बनता है और प्लस में एनर्जी भी रिलीज होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे मीथेन से एनर्जी जो है से मिलेगा, इसीलिए बोला जा रहा है कि कचरा से जो है से CNG का उत्पादन होगा और प्रदूषण जो है से कम होगा, क्योंकि जो शहर में सिटी बसें चलाई जाएंगी उसको CNG से ऑपरेट किया जाएगा। तो सारा चीज समझ गए होंगे। ये देखिए प्लांट का निर्माण यहाँ पे रांची के झीरी में किया जा रहा है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी भारत का टारगेट है कि 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बनना है। जितना सारा हम लोग ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो सबको हम लोग को न्यूट्रल कर लेना है। न्यूट्रल करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग को बंद कर देना है। जितना हम लोग जो है से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट करेंगे तो उसको जो है से हम लोग फिर सोख लेंगे, यानी कि इतना प्लांट वगैरह सब लगा देंगे, ठीक है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। बाकी मीथेन भी जो है से ग्लोबल वार्मिंग गैस में आता है, ये भी हीट को ट्रैप कर सकता है और ये तो ज़्यादा खतरनाक होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। गेल इसका आंसर हो गया। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो हो गया रांची नगर निगम और गेल के सहयोग से किया गया है। रांची नगर निगम शहर से प्राप्त गीले कचरे से ईंधन बनाएंगे जिससे नगर निगम के बसों का संचालन होगा। ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा। अब एक्स्ट्रा डोज में सुन लीजिए, झारखंड में कुल नगर निगम 9 है और 9 नगर निगम कौन कौन से हैं जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। डायरेक्ट भी आपको एग्जाम में छांटने के लिए दे सकता है, 3 ऑप्शन देगा जो कि नगर निगम होगा और एक नहीं होगा, उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पुराना नगर निगम है ये झारखंड का, ध्यान रखिएगा, RMC जिसको रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। 15 सितंबर 1979 को जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। पहले देखिएगा तो ये एक नगर पालिका था जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1869 में, नगर पालिका था रांची। उसी को बाद में जो है नगर निगम बना दिया गया था, क्योंकि जनसंख्या जैसे ही 5 लाख से बेसी ज़्यादा होता है तो उसको नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है और जैसा कि मैं बात किया 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या पर नगर निगम गठन कर दिया जाता है। झारखंड में एक इंपोर्टेंट सिटी है जिसका नाम है जमशेदपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यह पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। तो इसका जनसंख्या अगर 2011 के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 6 लाख प्लस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नगर निगम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो गया गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म में देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। वायुसेना के एक पूर्व वारंट ऑफिसर थे जिनका नाम था मोहम्मद जावेद। ये क्वेश्चन को जब मैं बना रहा था तो मैं कुछ क्वेश्चन और ही बना दिया, बाद में इसको बाद में इसको मैं जब नेट पर सर्च किया तो कुछ और मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, तो बाद में इसको देखता तब जो है से कुछ और क्वेश्चन रहता, लेकिन अभी जो है से क्वेश्चन कुछ और आपको मिल रहा है। फिर भी वो पॉइंट आपको डिस्कस कर दूंगा कि वो पॉइंट क्या था, किस तरह से मुझे क्वेश्चन बनाना था। तो वायुसेना के पूर्व वारंट ऑफिसर है मोहम्मद जावेद ने राष्ट्रपति कलाम के हाथों मिले शौर्य चक्र को वापस कर दिया है। वे किस जिले के रहने वाले थे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा या फिर रांची? सही आंसर इसका है पूर्वी सिंहभूम। ये घाटशिला का रहने वाले थे और घाटशिला तो फेमस जगह है झारखंड में, आपको पता होना चाहिए, पूर्वी सिंहभूम में। तो वारंट ऑफिसर मोहम्मद जावेद को देख लीजिएगा, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के हैं। और ये जो है से प्रशासनिक जो बोला जा रहा है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं है उसके चलते जो है से लेकर जो है से ये अपना पदक लौटा दिए थे, ठीक है। एसडीओ को जो है से पदक लौटाए थे, लेकिन एसडीओ बोले कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, मैं ये पदक नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मुझे ये बनाना था, ये जो पर्सन है मोहम्मद जावेद ये झारखंड के पहले शौर्य चक्र प्राप्त करता है, ठीक है। तो झारखंड में पहली बार शौर्य चक्र किसको मिला था, तो मोहम्मद जावेद को मिला था। न्यूज में आया तो सबसे ज्यादा चांस रहेगा इस क्वेश्चन को पूछे जाने का। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सबको देख लीजिएगा। 1967 में ये सबका जो है पुनः नामकरण किया गया था। ऐसे देखिएगा तो अशोक चक्र जो है श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 क्रमशः जो है शुरू किया गया था। बाद में अशोक चक्र तो अशोक चक्र रह गया, बाकी जो अशोक चक्र श्रेणी 2 था उसको कीर्ति चक्र बोल दिया गया और अशोक चक्र श्रेणी 3 था उसको जो है शौर्य चक्र का नाम दे दिया गया। तो यही शौर्य चक्र जिनको दिया गया था, ठीक है। कुछ पॉइंट अब यहाँ से इसको बाद में डिस्कस करूंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए वायुसेना से रिलेटेड चीज आया है तो देख लीजिए। वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1932 में जो है रॉयल इंडियन एयरफोर्स का गठन किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था इंडियन एयरफोर्स, रॉयल शब्द को हटा दिया गया था,
ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं वायुसेना के एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अब आइए कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि अगर सेना लोग मतलब सैनिक लोग को देखिएगा तो अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। तो जिस समय युद्ध के समय जो है सर्वोच्च जो है अवार्ड दिया जाता है तो वह जो दिया जाता है वह परमवीर चक्र होता है। तो युद्ध के समय पूछेगा कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है युद्ध के समय, तो परमवीर चक्र है। दूसरे नंबर पे आता है महावीर चक्र और थर्ड पे आता है वीर चक्र, ठीक है। और शांति के समय पूछेगा कि सब सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र लगाइएगा, फिर कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर 6 अवार्ड को ऑर्डर वाइज आपको लगाने के लिए दिया जाए कि सबसे जो है हाई से लेकर लो तक जो है कौन है, तो रीजनिंग में भी इस तरह से क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है। ध्यान रखिए, अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो सबसे ऊपर में आता है परमवीर चक्र, उसके बाद आ जाएगा अशोक चक्र। तो एक इसका लीजिएगा और एक इसका लीजिएगा। तो ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, थर्ड पे फिर ए वाला आएगा, ठीक है, महावीर चक्र, और फिर ऐसे फोर्थ पे कीर्ति चक्र आएगा, और फिर पांचवा पे वीर चक्र आएगा, और छठा पे जो है शौर्य चक्र आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे तक वरीयता क्रम में आप लोग लगाइएगा तब, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। एक रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट करवा दिया। चलिए, तो सारा चीज हो गया। ऊपर में वीरता वाला है, ठीक, सॉरी युद्ध के समय है, और नीचे जो है शांति के समय है। सारा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया। ये पर्सन को याद रखिएगा, पहली बार जो है इनको शौर्य चक्र दिया गया था, झारखंड के पहले पर्सन है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे परमवीर चक्र के बारे में, तो परमवीर चक्र सबसे पहले किनको दिया गया था, तो मरणोपरांत दिया गया था एल्बर्ट एका को। ये एल्बर्ट जो एका पर्सन है वह गुमला जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। 1971 के वार में यह शहीद हुए थे, जिसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। दूसरा अगर बात कीजिएगा झारखंड में अशोक चक्र, तो अशोक चक्र एकमात्र पर्सन को मिला है जिनका नाम है रणधीर वर्मा। तो रणधीर वर्मा को जो है से अशोक चक्र दिया जा चुका है। तो ये भी एकमात्र पर्सन है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले रणधीर वर्मा। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले भी एकमात्र पर्सन है एल्बर्ट एका, और शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले एकमात्र पर्सन है मोहम्मद जावेद। तो तीनों को याद रखिएगा, घाटशिला के रहने वाले हैं, और ये भी अपना पदक लौटा दिए हैं। तो कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने वस्तुओं को जीआई टैग देने के लिए आवेदन किया गया है। तो काफ़ी झारखंड वासियों के लिए जो है खुशी का माहौल बनने वाला है, और ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है कि जीआई टैग इन लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों के बारे में हिस्ट्री में पढ़ रहा था, तो मुझे ज़्यादा चांस लग रहा था कि इसको जीआई टैग जो है मिल ही जाएगा। कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो क्राइटेरिया आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आपको जो है जीआई टैग मिल जाएगा। जैसे उस तरह से होता है एग्जाम में, अगर ऐसे अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा एग्जाम में, रैंक अच्छा आ जाएगा, तो सीवर शॉर्ट है, एग्जाम देने के बाद पता चल ही जाता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। 1, 2, 3 या फिर 4। तो अभी वर्तमान में झारखंड के 2 वस्तु हैं उन जिनको जीआई टैग जो है दिए जाने के लिए आवेदन किया गया है। ध्यान सुनिएगा, वो 2 पर्सन है, सॉरी दो चीज है, भगैया साड़ी और कुचाई सिल्क, ठीक है। तो अब इन लोग को मिले चाहे ना मिले, एग्जाम में आपको जो है पूछा जाएगा, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भगैया साड़ी और कुचाई सिल्क के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इनको लिए जो है 2 संस्थाओं ने आवेदन किया है, किसके पास, भारत सरकार का जो जीआई टैग ऑफिस है उसके पास, ठीक है। और इसको जो है नाबार्ड से जो है तकनीकी सहयोग भी जो है प्राप्त हुआ है। किसको, ये जो इनके लिए आवेदन किया गया है उसको। चलिए पहले बात करेंगे कुचाई सिल्क के बारे में। तो कुचाई सिल्क के बारे में देख रहा था, तो ये जो सरायकेला खरसावां रीजन से निकल कर आता है, और कुचाई जो है एक प्रखंड भी है सरायकेला खरसावां में, ठीक है। तो वहीं पे कुचाई के रेशम के कीड़े से यह बनाया जाता है, और कुचाई में रेशम का सिल्क, सॉरी तसर सिल्क भी पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तसर सिल्क भी जैसे इसमें पाया जाता है, और इसका पता आपको मध्य युगीन काल से ही पता चलेगा, यानी कि उस टाइम से ही पता चलता है कि इसमें जो है टसर सिल्क पाया जाता है। टसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देखिएगा पूरे भारत में, तो झारखंड ही है। नेक्स्ट है भगैया साड़ी। तो ये गोड्डा जिले से निकल कर आया। तो गोड्डा जिले का पारंपरिक हथकरघे से, यानी हाथ से चलाकर जो करघा होता है उसे जो है साड़ी को तैयार किया जाता है, ठीक है। और देख लीजिएगा तो गोड्डा को रेशम नगर के रूप में भी जाना जाता है लोकली, ठीक है। तो रेशम नगर किसको कहा जाता है, तो गोड्डा को। ये सब जो है न्यूज़पेपर में न्यूज में आया था। बाकी कुछ एक्स्ट्रा डोज में है कि जो जीआई टैग रजिस्ट्री है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जीआई टैग रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और ये जो जीआई टैग रजिस्ट्री आता है, या फिर ये जो जो जीआई टैग मिनिस्ट्री है, ये एक तरह से बोले कि जो कार्यालय है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत यह काम करता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको जेपीएससी पूछेगा, नॉर्मल एग्जाम में तो चांस नहीं है कि पूछा जाएगा। तीसरा चीज आपने देख लिया, झारखंड में ऑलरेडी एक चीज को जीआई टैग दिया जा चुका है, जिसका नाम है सोहराई कोबर पेंटिंग। ये जो है हजारीबाग से निकल कर आया है, इसको 2020 में जीआई टैग दिया जा चुका है। अगर बात करें जीआई टैग के बारे में, तो सबसे पहले जो है जीआई टैग दिया गया था 2004-5 में, किसको, तो वह दार्जिलिंग टी को दिया गया था। तो दार्जिलिंग टी जो है जीआई टैग पाने वाला पहला जो है पदार्थ बोलिए एक तरह का, या वस्तु बोल सकते हैं, ठीक है। किसका है, तो यह वेस्ट बंगाल का है ना,
दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के हैं। ऐसे मैप में उधर जाता है ना तो सब लगता है कि ये जैसे आसाम में है, लेकिन आसाम में नहीं है, यह वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, आंसर इसका 2 होगा। तो 2 वस्तु देखिए आगे क्या होता है। बाकी यहाँ पे सरायकेला खरसावां और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट जो है से न्यूज में आया है। गोड्डा से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा चुका है कि गोड्डा जो है से झारखंड के किस हिस्से में है। झारखंड आप लोग पढ़िए जाकर देखिएगा, तो ये पूछा चुका है कि गोड्डा जो है से किस हिस्से में है। तो इधर नॉर्थ होता है और इधर ईस्ट होता है, तो ये झारखंड के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में गोड्डा है, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी सरायकेला खरसावां को देख लीजिएगा, सरायकेला खरसावां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2 राज्यों के सीमा के साझा करता है, और गोड्डा 1 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 2 राज्यों की सीमा साझा करने वाले कुल जो है झारखंड में स्टेट हैं 5। एक तो ये हो गया, एक 2 हो गया, 2 3 4 और कहाँ गया 5। ठीक है, तो सब देख लीजिएगा। अगर बात कीजिएगा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो यहाँ पे 2 सब डिवीजन है और 9 ब्लॉक यहाँ पे पाया जाता है। सरायकेला खरसावां में सब डिवीजन 2 है और 9 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, चलिए ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। मैप के थ्रू समझा दिया, सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस कर दिया, आंसर 2 हो जाएगा। आप लोग रीड कर सकते हैं। देखिए जीआई टैग जैसे किसको दिया जाता है, तो कोई एक ऐसा सब जो पदार्थ को जीआई टैग दिया जाता है जो इसका कि खास पहचान हो, किसी खास जो है क्षेत्र से निकल कर आया है, और उसका जो है एक जो है पारंपरिक इतिहास होना चाहिए कि हाँ ये जो है इस क्षेत्र से निकल कर आया है। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, देख लीजिएगा लिखा हुआ है कि इसको एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो कि एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले और उस स्थान से जुड़े विशिष्ट प्रकृति, गुणवत्ता और विशेषताओं के वस्तुओं को पहचान करता है। यानी कि कोई अगर क्षेत्र से निकल कर आया है तो पहचान होना चाहिए कि हाँ ये जो चीज़ है वो उस पार्टिकुलर क्षेत्र से निकल कर आया है, उसमें कुछ गुण है, तो उस तरह के जो वस्तुओं को जैसे जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत इसको रीड भी कर सकते हैं। सारा चीज़ जो यहाँ पे दिया गया था वो मैं डाल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड के कितने जिलों में वैदिक स्कूल की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो वैदिक पीरियड का टाइम आपको पता है कब से कब तक है। चलिए बात करूंगा, मैं भूल जाता हूँ लेकिन आज मैं नहीं भूलूंगा। 2, 4, 3 या फिर 5, तो 3 जो है झारखंड के 3 जिलों में जो है वैदिक स्कूल की स्थापना के लिए जो है अभी मतलब किया जाएगा, बोल सकते हैं। तो वैदिक स्कूल की स्थापना रांची, दुमका और देवघर में किया जाएगा। ठीक है, तो ये वर्तमान में 3 जिलों में किया जाने वाला है। आगे भी देखिएगा क्या होता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये घोषणा कौन किया है, तो जो झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक बोर्ड है वह जो है इसकी घोषणा किया है। क्षमता कितना होगा, तो ये 3 स्कूल जो बनाया जाएगा उसमें 100 जो है छात्र जो है का स्ट्रेंथ होगा स्कूल में। मेन पर्पस क्या होता है, तो अगर स्कूल स्थापित किया जा रहा है तो इसका मेन पर्पस है कि सनातन धर्म के बारे में जानकारी देना है, पूजा पाठ और कर्म कांड की शिक्षा देना है लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है आजकल देखिएगा तो लोगों में संस्कार रह ही नहीं रहा है। एक मतलब इंसान जो होता है ना एक पुतला उस तरह से बन गया है, संस्कार धीरे धीरे इंसानों में से खत्म होते जा रहा है। तो थोड़ा सा संस्कार जो है उनमें डाला जाएगा, इनपुट दिया जाएगा। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में जयशंकर पाठक है, याद रखिएगा न्यूज में आ चुके हैं। और राज्य भर के पुजारी के लिए देखिएगा तो टोटल 3 प्रस्ताव पारित किया गया था, तो स्कूल हो गया। और दूसरा था कि जो है 5 लाख का जो है पुजारियों के लिए जो है बीमा करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुजारी जो है मंदिर में पूजा पाठ कराते रहते तो उन लोगों के लिए कोई बीमा अब तक नहीं था, अब इन लोगों का जैसे बीमा कराया गया है। टीचर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्कूल में जो टीचर हैं उन लोगों को जो पेंशन मिलता है, और सैनिक होते हैं उन सबको पेंशन मिलता है। इन लोग का जो मतलब बीमा होता है, पेंशन मिलता है, तो इन लोग का जैसे कुछ इस तरह से नहीं था, तो इन लोग को इस तरह से जैसे बीमा कराया गया है 5 लाख का। वैदिक टाइम पीरियड, तो वैदिक टाइम पीरियड देखिएगा तो 1500 से 600 BC। ठीक है, ये टाइम पीरियड है वैदिक का। अब वैदिक में भी 2 टाइम आता है, एक होता है आपको अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं जो कि 1500 से लेकर 1000 तक आता है, और जो लेटर वैदिक पीरियड आता है वह जो है 1000 से 600 BC के अंतर्गत आता है। इतना सारा तो बता दिया। अब बताइए कि ऋग्वेद की रचना कब हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था या फिर लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था ऋग्वेद की रचना, बताइएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, अब जो थंबनेल में आप जिस पर्सन को देखे थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, विकास भारती के वर्तमान सचिव कौन है। महुआ माझी, शिबू सोरेन, अशोक भगत या फिर करिया मुंडा। आंसर इसका सी है, अशोक भगत जो है विकास भारती के वर्तमान सचिव है। तो यही संस्था है उनका विकास भारती, याद रखेगा, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा था। ठीक है, ये अशोक भगत एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनको समाज सेवा के क्षेत्र में 2015 में पद्मश्री दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये सारा तो हो गया। विकास भारती बिशुनपुर है ना, बिशुनपुर
इसको मैं देख रहा था, यह शायद दुमका में है, ठीक है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो वहीं पे है विकास भारती, तो उसके जो है सचिव वर्तमान में अशोक भगत हैं। इनको पद्मश्री 2015 में दिया गया था और विकास भारती की स्थापना 1983 में किया गया था। न्यूज में क्यों आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। विकास भारती 35 वर्षों से साइकिल रेस का आयोजन कर रही है, तो अभी इसके द्वारा जो साइकिल रेस का आयोजन किया जाने वाला है, जिसके चलते यह पर्सन न्यूज में आ चुके हैं। तो साइकिल रेस तो मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, लेकिन बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वह जो है पूछा जा सकता है। तो विकास भारती याद रखिएगा। पद्मश्री कब दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में दिया गया है, समाज सेवा, अशोक भगत, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पर आप लोग डबल टिक लगा लीजिएगा। हाल ही में झारखंड के कोडरमा गिरिडीह के अभ्रक पट्टी में किस खनिज का अकूत भंडार मिला है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम या फिर वैनेडियम। सही आंसर है इसका लिथियम। तो लिथियम का अकूत भंडार मिला है कोडरमा गिरिडीह अभ्रक पट्टी में। देखिए लिथियम आयन आप लोग पहले देखे होंगे, जो रिमूवेबल बैटरी वाला मोबाइल आता था उसमें लिखा रहता था लिथियम आयन बैटरी। तो यानी कि लिथियम जो मेटल है उसका यूज जो है हम लोग करते हैं बैटरी बनाने के लिए, जो कि लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स में जो है ज़्यादा यूज किया जाता है और भी तरह का बैटरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह मेटल है। और इसके बारे में बात कीजिएगा तो पीरियड टेबल में जो है ग्रुप 1 में इसको रखा गया है लिथियम को, ठीक है, और यह अल्कली मेटल के अंतर्गत आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 3 है, ध्यान रखिएगा। लिथियम के बारे में बात किया जा रहा है। पूरा पीरियड टेबल में लिथियम सबसे हल्का मेटल है। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, ध्यान रखिएगा। जिस 118 आप लोग पढ़े थे, ऐसे तो बोला जाता है 120 है, जिसमें 92 जो है नेचुरली अकरिंग होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो कोडरमा गिरिडीह में मिला है, लिथियम का भंडार मिला है। और NMEL ये होता है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, उसका सर्वेक्षण में जो है जानकारी मिला था। और ये बोला गया था कि कुछ कुछ जो है सिर्फ लिथियम ही नहीं, कुछ कुछ दुर्लभ जो है खनिज का जो है भंडार मिलने की संभावना है इस पट्टी में। देखिए आगे मिलेगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब बाकी वैनेडियम का भी ये भी एक जो है दुर्लभ धातु है। वैनेडियम अलग अलग जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो ये जो है अभी गुजरात में मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खंभाती खाड़ी के आसपास मिला है वैनेडियम ना, भी इसका सिंबल होता है वैनेडियम का। ये भी न्यूज में था अभी हाल में, वैनेडियम तो हो चुका है। बाकी कोडरमा को जो है भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, कोडरमा। चलिए देख लीजिए, 2 डिस्ट्रिक्ट कोडरमा है। तो कोडरमा यहाँ पे है, नो छोटा नागपुर में, और एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, कोडरमा गिरिडीह यहाँ पे है। तो यही पट्टी है, इसी के पट्टी के बीच में मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा, कहाँ पे है, यहाँ पे। तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है ना, कोडरमा 1994 में जो है इस डिस्ट्रिक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 1 सब डिवीजन है और 6 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यह गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें 4 सब डिवीजन और 13 ब्लॉक्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कुछ बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जो आप देख रहे हैं सब डिवीजन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गिरिडीह में 4 सब डिवीजन है, यानी कि अनुमंडल है, और 4 अनुमंडल वाला जो है जिला है कौन, गिरिडीह। तो ये सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला जिला बन जाता है, क्योंकि 3 से ज़्यादा जो है अनुमंडल आपको कहीं पे देखने को मिला, कहीं 3, कहीं 1, कहीं 2 भी होता है, लेकिन 4 अनुमंडल वाला एकमात्र जो है जिला है गिरिडीह। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला जिला गिरिडीह है, 4 अनुमंडल यहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा प्रखंड वाला जिला कौन सा है, तो पलामू है, 21 प्रखंड पलामू पाया जाता है। लोकेशन दोनों जिले का देख लीजिएगा, यहाँ पे है, नो छोटाऊ पड़ता है, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में है, ओके। पढ़ सकते हैं थोड़ा। झारखंड के वर्तमान स्पीकर कौन है, स्पीकर किस नंबर के हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भाग लेने के लिए किस अफ्रीकी देश के दौरे पर हैं। नाइजीरिया, घाना, साउथ अफ्रीका, मोरक्को। सही आंसर इसका क्या होगा, तो घाना इसका आंसर है। अभी राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ में भाग लेने के लिए झारखंड के वर्तमान स्पीकर हैं, जिनका नाम है रविंद्रनाथ महतो, तो वो वहां पे गए हैं। तो क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। 3 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे एशिया का देश, और चौथा डाल देंगे घाना, और पूछ देंगे कि कौन जो है इनमें से एशियन देश नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर डायरेक्ट कैपिटल और करेंसी भी पूछा जा सकता है। तो अकरा जो है इसका कैपिटल है और करेंसी यहाँ का सेडी है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ देश के बैठक में भाग लेने गए हैं। राष्ट्रमंडल देखिएगा तो उस कंट्री को बोला जाता है जिस पर जो है ब्रिटेन जो है रूल किया था। इंडिया भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो घाना इसका आंसर, याद रख लीजिएगा। वर्तमान के स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, जैसा चर्चा किया था। यह जो है से झारखंड के 11वें जो है स्पीकर है ना, ध्यान रखिएगा। और इनका एक बुक है विचारों के 11 अध्याय,
जब भी ये बुक के बारे में सुनता हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है संस्कृति के 4 अध्याय जो कि दिनकर जी का है। विचारों के 11 अध्याय इनका बुक है। याद रखिएगा वर्तमान में 11वें स्पीकर हैं, ठीक है, घाना के दौरे पर अभी गए हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक अफ्रीकन देश है। राष्ट्रमंडल में टोटल कितने देश हैं बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। तो पहला आता है तारा शाहदेव। ये पर्सन अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, झारखंड से हैं और इनका गेम याद रखिएगा शूटिंग से रिलेटेड है, काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इनसे आपको पूछ देगा कि तारा शाहदेव का संबंध किस खेल से है। देखिए अभी एक न्यूज में आ रहा था कि ये जो है अपने पति पर धर्म परिवर्तन का जो है आरोप लगाए थे और यौन शोषण का भी आरोप लगाए थे। और इस पूरा आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि पहले 2014 में इनका शादी हुआ था और जो पर्सन से शादी किया था वह हिंदू बनकर जो है शादी किया था, लेकिन एक्चुअली में वह मुस्लिम था और हिंदू बनकर शादी किया था। अरे भाई अगर किसी का आपको दिल ही जीतना है तो मुस्लिम ही रहिएगा तो हिंदू लड़की शादी आप लोग से कर लेगी, ठीक है। आप लोग का नियत जो है साफ होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा इस तरह से चीज से आप लोग भी डिस्टेंस बनाकर रहा कीजिए। लाइफ का जो डिसीजन है ना वह एकदम से आप लोग को नहीं कर लेना चाहिए। और देखिए आजकल तो समय ऐसा हो चुका है ना कि आज जो पर्सन जो है आपके साथ सही से है और कोई गारंटी नहीं है कि वह जैसे आगे चलकर आपके साथ सही से रहेगा। इसीलिए सबको जो है अपने पैरों पर खड़ा होना है। कब आपको कौन इंसान कहां पे कैसे धोखा दे देगा आप लोग नहीं कर सकते हैं। आजकल जो है इस तरह का जो है हो गया है दुनिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जानकारी रखिएगा और थोड़ा सा सोसाइटी में ये सब चीज को लेकर सतर्क भी रहिएगा, ठीक है। जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना है, कोई भी कहीं भी धोखा दे सकता है। दो जो है फुल फॉर्म न्यूज में था, एक है स्कीपा जिसका नाम है श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीपा होता है और श्री कृष्णा पार्क भी रांची में है। JUIDCO यह है झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। एक न्यूज आ रहा था कि जो भुइहर या फिर भुइहर मुंडा है उसको ST में जो है यानी कि आदिवासी में शामिल करने की मांग जो है अभी उठ रहा है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको पता होगा झारखंड कब अलग हुआ, तो झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 यानी कि सेक्शन 3 के तहत झारखंड अलग हुआ 46% लगभग जमीन लेकर, लगभग हाँ या 45-46% बोलिए उतना जमीन लेकर। और राज्य का निर्माण भी अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले जो ऐसे बात किया जा रहा था कि जो भुइहर मुंडा था या भुइहर वह जो ऐसे झारखंड अलग होने से पहले ST में शामिल था, लेकिन बाद में इसको ST कैटेगरी से बाहर का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है, मतलब बाहर निकाल दिया गया था। तो कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि क्लास काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा, भर भर के आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो शुरू में बोला था कि क्लास फ्रूटफुल रहा या नहीं भी रहा, बताइएगा कि आपके साथ धोखा किया गया है, ठीक है। तो धोखा आपके साथ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करके जरूर बताइएगा। बाकी PDF टेलीग्राम मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले दिन का इंतजार कीजिए, फिर से आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। अब डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूंगा, छोटा ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी सारा चीज़ भी आपको मिलता रहेगा। वंदे भारतम यहाँ आते हैं तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। वंदे भारतम, जय हिंद।